वेलकम टू रक्षा एकेडमी दोस्तों। ये प्रीलिम्स की 2020 की पहली क्लास का एक डेमो क्लास है जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। और ये यूनिट 6 की जो पहला आपका पॉइंट है या पहला टॉपिक है, भारत शासन अधिनियम 1919, उसको लेकर एक क्लास रहेगी। और मैं हर यूनिट की एक डेमो क्लास आप लोगों को यूट्यूब पर ही प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी की सारी क्लासेस की एक्सेस आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी। जिन्होंने कोर्स दिया है टॉप 100 तक, वहां पे कुछ जो लोग 100 लोग अभी कोर्स परचेस करेंगे उनके लिए रिफंड का प्रोग्राम भी चल रहा है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर नीचे चल रहे हैं। और बाकी आप बात करते हैं। अब यहाँ पर प्रमोशंस को बंद करते हुए आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक क्लास अच्छी लगे तो क्लास खत्म होने के बाद में आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे कोर्स का फायदा ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सीधे अपनी क्लास के ऊपर। चलिए स्वागत है आपका। दोस्तों सबसे पहले पॉलिटी में जो आपका एक टॉपिक ऐड किया गया है, पॉलिटी में आपका टॉपिक ऐड किया है भारतीय संविधान का एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सिर्फ भारत शासन अधिनियम 1919 यदि आप पढ़ते हैं तो वो एक बार में पूरा आपको समझ में शायद ना आए। ये देखिए यूनिट 6 का पहला टॉपिक आपका ये दिया गया है, तो इसको हमें थोड़ा सा ब्रॉड स्तर पर पढ़ना है। चूंकि पहला लेक्चर है पॉलिटी का, जो लोग मुझे पहले देख चुके हैं अच्छी बात है, जिन्होंने पहले नहीं देखा है तो हल्का सा एक हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमारे कोर्स में इन्वॉल्व क्यों किया गया, बाकी सबको क्यों हटाया गया, इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद करूंगा ये आपको सही लगेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको एक बात समझना है कि हम जो एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट का नाम आपका क्या है? सब्जेक्ट है आपका संविधान, इसको हम बोल देते हैं। इसी को हम पॉलिटी बोल सकते हैं, इसी को हम हिंदी में राजनीति शास्त्र बोल देते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज आपको समझना है कि हमें एक एरा को समझना है, एक युग को समझना है, एक टाइम को समझना है, तब जाके हम जान पाएंगे कि आज हम क्यों ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चीज आपकी यहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि अगर हम भारत को देखें तो भारत पहले एक राजतंत्र था और वर्तमान में भारत एक लोकतंत्र है। भारत राजतंत्र से जो लोकतंत्र में कन्वर्ट हुआ है, इसके बीच की जो कड़ी है आपकी, वो आपकी क्या है? संविधान है। संविधान को साधारण भाषा में क्या हम कहते हैं? संविधान को साधारण भाषा में कह सकते हैं कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी राष्ट्र का शासन संचालित किया जाता है। संविधान में आपको भी पता है कि संविधान के विभिन्न अंग होते हैं जो शासन व्यवस्था को संचालित किस तरीके से किया जाना, उसमें पूरा लिखा हुआ होता है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको जो एक्ट पढ़ना है, अगर केवल प्रीलिम्स आप पढ़ते हैं तो केवल 1919 का एक्ट है। ये एक्ट एक पार्ट है, एक अंश है उस प्रक्रिया का जिस प्रक्रिया के माध्यम से आज का वर्तमान संविधान आपके सामने आया है। यानी कि इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 1919 राजतंत्र से लोकतंत्र के मध्य में जो ये कड़ी है आपकी लोकतंत्र, उसका मात्र एक हिस्सा है जो सीधे आपके कोर्स में दिया गया है। इसके अलावा बहुत सी और चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी ये पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए। हालांकि चूंकि प्रीलिम्स में केवल यही दिया गया है तो मेरा फोकस पॉइंट इसी पर्टिकुलर पर रहेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में हल्का सा बता दे रहा हूं। देखिए, भारत का जो संविधान है इसके ऊपर ब्रिटिश का पूरा असर है, ये तो आपको पता ही है। तो चूंकि अगर आप मेरी मेंस की क्लास को देखोगे, जो मेंस में आपको बताऊंगा, तो मेंस में मैंने ब्रिटिश का क्या योगदान रहा है, भारतीयों का क्या योगदान रहा है, पूरा मैंने मेंस की क्लास में समझाया है। इन शॉर्ट में यहां पे आपको बता रहा हूं कि आज की डेट में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, एक जर्नी है। वो जर्नी कैसी है आपकी कि 1600 में अगर देखा जाए तो आपकी EIC, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, वो भारत में आई। ये भारत में एक व्यापारिक समूह के रूप में आई थी। कैसे आई थी? भारत में एक व्यापारिक समूह के रूप में आई थी। ठीक है, व्यापारिक समूह से मेरा कहने का मतलब क्या है? व्यापारिक समूह से मेरा मतलब है कि ये लोग यहां पर क्या करने आए थे? ये लोग यहां पर व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन जब इन्होंने देखा, जो हमारे भारत की विशेषता है कि यहां पर धन है, धान्य है, सब कुछ है, ये यहां पर रमते गए और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपके अधिकारी थे
उन अधिकारियों ने क्या किया, उन अधिकारियों ने भारत के क्षेत्रों के ऊपर, राजाओं के ऊपर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अभी तक जब आप पढ़ते हो तो ये लगता है कि इस समय जब से अंग्रेज सीधे सीधे आए हैं तब से अंग्रेजों ने सीधे सीधे हम पे राज करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। इस कंपनी ने एक निश्चित कार्यकाल तक जितना भी आपकी चीजें हुई, कंपनी के क्या होती थी, कंपनी के जो अधिकारी आते थे वो अपने पास में पैसा अपने पास में रखते थे, मुनाफा अपने पास में रखते थे। ठीक है, खासकर यदि आप बक्सर की लड़ाई की बात का देखो तो बक्सर की लड़ाई के बाद में इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा कि कंपनी भारत में लगातार अपने आप को बढ़ा रही थी। ब्रिटिश संसद में जब उससे बात की जाती है मुनाफे के बारे में, चीजों के बारे में, तो उसका अधिकारी गोलमोल जवाब दे दिए थे। और जब वो गोलमोल जवाब दे दिए थे तो ये ब्रिटिश संसद को समझ में आ चुका था कि अब कंपनी पर नकेल कसने के लिए उन्हें एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अब चूंकि ब्रिटेन में आपकी जो प्रक्रिया है वह संसदीय प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत वहां पर एक संसद है, ब्रिटिश संसद है, और उस संसद के अंदर अधिनियम की बात होती है, या हम किसकी बात करें, एक्ट की बात होती है। आप यदि बात करें तो भारत में कहीं भी एक्ट या अधिनियम की बात नहीं थी, क्योंकि हमारे यहां क्या चलता था ये तो मैंने इतिहास में बता दिया आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहां पे मैं फिर रोकता हूं, ये अधिनियम से आप समझ लीजिए कि भारत के लोगों की क्या आदत थी, भारत के लोगों को राजतंत्रात्मक व्यवस्था में रहने की आदत थी। अब राजतंत्रात्मक व्यवस्था में रहने की जो आदत थी, ये मैं कैसे आपसे बोल रहा हूं, इस बात को भी आपको गौर से इसको समझना पड़ेगा। अगर आप यहां पर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेके हर एक युग में आप देख लीजिए वहां पर राजाओं की बात कही गई है आपकी, लेकिन यहां पर राज भी आपका दो प्रकार से होता था। एक तो आपका होता था वंशानुगत और एक आपका होता था योग्यता आधारित। जैसे यदि अभी वर्तमान में आपको साधारण समझाने के लिए बताऊं, जैसे अभी आपने रामायण देखी है, तो रामायण में आपने देखा कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वह ज्येष्ठ पुत्र ही अपने पिता के बाद में राजा बनेगा, जैसा कि राम को बनना था। राइट, ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई। अब आगे जाके यदि आप मौर्य काल में देखोगे तो वहां पर राजा आपका कौन बना, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त बना, सॉरी हाँ चंद्रगुप्त बना, या चंद्रगुप्त के बाद में फिर आपके बाद में अशोक को आप बात कर लो। ठीक है, ये सब कैसे बने, ये इसलिए राजा नहीं बने कि ये वास्तविकता में आपके ज्येष्ठ पुत्र थे। यहां पे कहीं ना कहीं इनके जो राजा बनने के पीछे चीजें थी। देखो, अगर थोड़ा सा आपको आवाज आए तो आपको समझना पड़ेगा, इसी आवाज की वजह से मैं आपकी भी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा सा चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अलग थोड़ा सा एक अलग कोने में बैठ के काम करता हूँ, बगल में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए आपकी क्लास अब तक रिकॉर्ड नहीं की थी। हालांकि इसमें ज्यादा डिस्टर्ब आपको नहीं होगा। तो आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि दो तरीके से आपका राजा निर्धारित होता था। और ये राजा जो होता था आपका, ये कैसा होता था, इसमें एक प्रकार से दैवीय सिद्धांत जो आप पढ़ते हो, दैवीय सिद्धांत का एक समावेशन होता है। दैवीय सिद्धांत से मतलब क्या है, मैं तो बहुत शॉर्ट में चीजें आपको समझा रहा हूं कि भाई सत्ता का जो स्रोत है वो स्रोत कौन है, केवल आपका राजा है। राजा जो निर्णय लेगा वही निर्णय क्या होंगे, आपके हर जगह पर मान्य होंगे। राजा चाहे तो किसी को फांसी भी लटका दे, राजा चाहे तो किसी को बहुत सारे क्या दे दे, गिफ्ट दे दे, राजा चाहे तो किसी को अरबपति बना दे। आपने देखा होगा पुराने जमाने में कि राजा किसी पे खुश हुआ माला निकालिए दे दी। यानी पूरी व्यवस्था कहां आपकी संकुचित थी, राजा के पास तक आपकी पूरी व्यवस्था कैसी थी, आपकी संकुचित थी। ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से देखी होगी। राइट, अब इस व्यवस्था से आज हम कहां पर हैं, इस व्यवस्था के बाद में यदि आप देखो तो इस व्यवस्था के बाद में आज हम कहां पर हैं, लोकतंत्र में हैं। तो हम इस लोकतंत्र में कैसे आ गए, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारे यहां पर आज भी अगर आप अपने गांव में छोटी मोटी जगह पर देखो, आज भी वहां पर राजा रजवाड़े हैं, उनकी बाकायदा राजा की तरह इज्जत होती है, सम्मान होता है। जैसे सिंधिया महाराज जी को देख लीजिए, या तो सिंधिया जी कौन है, एक प्रकार से राजा है, उनके क्षेत्र में जाइए, उनको आज भी राजा माना जाता है। तो उस राजतंत्र से हम लोकतंत्र में कैसे आए, उसकी प्रक्रिया जो आपकी शुरू होती है वो 1773 से होती है, और वो आपकी कहां तक चलती है, 1947 तक चलती है। यही ये सारे अधिनियम थे जिन अधिनियमों के माध्यम से आपके यहां पर जो वर्तमान लोकतंत्र की व्यवस्था है उसकी स्थापना हुई। जैसे चुनाव हो गया, इसके बाद में कौन वोट देगा, किस तरीके से बजट बनेगा, कैसे संसदीय व्यवस्था आपकी चलेगी, ये सब इन अधिनियमों के अधीन रही है। और इसमें 1919 और 1935 जो दो आपके प्री के सिलेबस में दिए गए हैं वो आपके एक केवल अंश मात्र हैं। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है कि आपके जो ये दो अधिनियम ये संविधान में कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है मैं अभी आपको समझा दूंगा कि इन्हीं को क्यों लिया गया है, लेकिन
इसके पहले बैकग्राउंड हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। तो जो आपका विकास हुआ है, आप विकास समझिए हमारे संविधान का, कैसे राजतंत्र से जो हम लोकतंत्र में आए हैं उस प्रक्रिया का या हमारे संविधान का विकास हुआ है वो आपका 2 चरणों में हुआ है। 2 चरणों में कैसे हुआ है आपका? पहला आपका हुआ है कंपनी के अधीन, ठीक है, यानी कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके राज्य में या इसके कार्यकाल में हमारा संविधान का विकास हुआ। और दूसरा हुआ है ताज के अधीन। ताज कौन सा ताज? ये आपका ब्रिटिश ताज है, ब्रिटिश ताज के अधीन आपका हुआ है। ये जो EIC के अधीन आपका हुआ है, आप ये मान के चलें इसकी प्रारंभ होती है 1773 से लेके 1858 तक के मध्य का जो काल है वो आपका कंपनी के अधीन रहा है। और 1858 से लेके 1947 तक जो आपका शासन किया गया है वो ताज के अधीन रहा है। अभी दोनों बातें क्या है पूरी मैं आपको समझा दे रहा हूं, बस आप एक मिनट इसको देखते चलिए। देखिए, इस विकास क्रम को यदि आप समझेंगे तो आपको जो नोट्स हैं, अब आपके ये नोट्स मुझे आपके साथ में शेयर करना है, ऐसे नोट्स मैं आपको बना के देता रहूंगा। वर्तमान भारतीय संविधान का निर्माण एक परस्पर एवं निरंतर प्रक्रिया का परिणाम है। इस प्रक्रिया का प्रारंभ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से प्रारंभ होता है। सभी को इसके बारे में पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा कैसे पता चलेगा। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक इतिहास में दर्ज है। क्या है? यही एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, क्योंकि अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है? संविधान सभा है। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में इन दोनों एक्ट का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको इंक्लूड किया गया है। अब देखिए, 1773 से प्रारंभ हो गई ये चीज आपकी कहां तक चली? 1947 तक चली। अब 2 तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो आपकी चीजें रही हैं वो कैसे रही हैं वो आप देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रही है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, 1853। अच्छा, एक बात और मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, खासकर जिन्होंने प्रीलिम्स का कोर्स लिया है। लेकिन मेंस के कोर्स में तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ाऊंगा और मैंने पढ़ाया हुआ है, वो मैं अपडेट कर दूंगा आपको मेंस के कोर्स में। जिन्होंने मेंस का कोर्स लिया है 2020 का, उन्हें मैं इस बात को अपडेट कर दूंगा। लेकिन जो आपके प्रीलिम्स वाले हैं, प्रीलिम्स वालों को मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग कहो तो मैं, जिन्होंने केवल प्रीलिम्स लिया, आप लोग कहो तो ये 1773 से लेके 1947 के अधिनियम की जो आपकी यात्रा है, अगर आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ने को तैयार हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो मैं वो वीडियो भी आपको प्रीलिम्स वालों को भी ऐड कर दूंगा। मुझे ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं अगर आप पढ़ना चाहो तो। और आपको अगर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है तो ये अधिनियम तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। अब देखो, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आपका पहला ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यकलापों के ऊपर नियंत्रण के लिए लाया। जैसे उसमें एक चीज आपको याद होगी कि 1773 में आपका बंगाल में एक आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। बहुत सारी चीजें आपकी लगातार धीरे धीरे निर्वाचन वगैरह सब इसके बीच में होता रहा। 1857 की क्रांति, चार्टर एक्ट 1853 के बाद में चार्टर एक्ट 1873 आना था 20 साल बाद, लेकिन फिर हो गई आपकी 1857 की क्रांति। तो कंपनी का जो वर्चस्व था उस वर्चस्व को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और फिर आपका कैसा शासन स्टार्ट हो गया? ब्रिटिश ताज का शासन स्टार्ट हो गया। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो ताज अधिनियम आपका है वह आपका आया था 1876 में। तो अब 2 प्रश्न यहां पे बनते हैं प्रीलिम्स में जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। पहला प्रश्न जो आपसे बन सकता है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो पॉइंट क्या होता है कि जो भारत में शासन है, भारतीय शासन ब्रिटिश संसद के अधीन कब आया? पहला प्रश्न क्या है? ब्रिटिश संसद अधीन कब आया? तो आप ब्रिटिश संसद के अधीन जो आपका शासन आ गया था कंपनी से, वो आ गया था 1858 में। यह सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन कर लिया गया था। और इसको साथ में ब्रिटिश क्राउन के अधीन भी कर दिया गया था। किसके अधीन कर दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। यानी अब वहां की साम्राज्ञी सम्राट है वह भारत का भी साम्राज्ञी सम्राट होगा। लेकिन महारानी विक्टोरिया को जो साम्राज्ञी बनाया गया था वो 1876 में 1876 में बनाया गया था, ताज अधिनियम के तहत, ठीक है, क्राउन एक्ट के तहत बनाया गया था। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है, सत्ता ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन जो ऑफिशियल साम्राज्ञी बनाया गया था विक्टोरिया को वो 1876 में बनाया गया था। प्री में आपको इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर हम लोग, है ना। अब ब्रिटिश ताज के अधीन से मतलब है कि यहां से ब्रिटिश की संसद का सीधा वर्चस्व यहां पे आ गया। फिर आपका भारत शासन अधिनियम 58, 61, 92, 1909 में माल्यमिंट सुधार, ये आपका प्रश्न पूछा गया। सांप्रदायिकता का जनक इसको माना जाता है, खैर मैं आपको बाद में बता दूंगा।
फिर आपका भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चौंसठ सुधार जो आपको पढ़ना है, भारत शासन अधिनियम 1935 वर्तमान संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, आपको पढ़ाना ही है, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये जो हैं ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इन सब अधिनियमों के माध्यम से ही वर्तमान का आपका संविधान बना हुआ है। अब हम सीधे चलते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर, जो अपना टॉपिक है भारतीय शासन अधिनियम 1919। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देखिए, ये 1919 में अधिनियम आया था, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए लागू कब हुआ, यह 1921 में लागू हुआ था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड मॉन्टेग्यू आपके भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड कौन थे, वायसराय थे। यह प्रश्न भी आपसे पूछा सकता है कि मॉन्टेग्यू कौन थे या चेम्सफोर्ड कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू आपके भारत सचिव थे, इंडिया सेक्रेटरी थे, और जो आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो आपके कौन से थे, आपके वायसराय थे। ठीक है, अब इसको इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है मैं उसको समझा दे रहा हूं, इसको पहले पढ़ लो फिर मैं आपको समझा रहा हूं। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारत में क्रमिक रूप से स्थायी शासन के तौर पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की ये घोषणा 20 अगस्त 1917 पे मॉन्टेग्यू द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, मॉन्टेग्यू या चेम्सफोर्ड के द्वारा की गई थी ये घोषणा, 20 अगस्त 1917 को की गई थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम अब भारत में एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट देंगे, उत्तरदायी शासन देंगे। उत्तरदायी शासन से क्या मतलब है कि जो भी क्रियाकलाप आपके चल रहे हैं उन सभी क्रियाकलापों की जानकारी या उनके लिए उत्तरदायित्व जो रहेगा वो सरकार का रहेगा, जो भी गठित की जाए। क्यों? क्योंकि देखिए 1885 में आपका कांग्रेस स्थापित हो चुकी थी, 1906 में आपकी मुस्लिम लीग स्थापित हो चुकी थी, 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सांप्रदायिकता का बीज भारत में डाला जा चुका था। साथ में जो और गतिविधियां प्रारंभ हुई थी 1857 के बाद में, कि लगातार आपकी क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ चुकी थी। अब क्रांतिकारी गतिविधियों और लोगों के दबाव के चलते अंग्रेजों के ऊपर एक प्रेशर आ गया था कि उन्हें कहीं ना कहीं अब भारत में एक ऐसा शासन देना पड़ेगा जिसके ऊपर किसका अधिकार हो, भारतीयों का अधिकार हो। बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए, चीजों को देखते हुए 1917 में यह घोषणा की गई कि इस तरीके के प्रावधान किए जाएंगे कि क्रमिक रूप से, मतलब एक एक करके धीरे धीरे जो सत्ता का हस्तांतरण होगा वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट की तरफ कर दिया जाएगा, एक उत्तरदायी शासन की तरफ कर दिया जाएगा भारत के लिए, और अंग्रेज भारतीयों के हाथ में सत्ता दे देंगे ताकि वो आराम से शासन कर सके। यहां उनका भारत को छोड़ के जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए इन्होंने जो अधिनियम बनाए वो अपने अकॉर्डिंग बनाए। इसी में से एक था भारत शासन अधिनियम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका जो संविधान है, अगर आपसे पूछा जाए कि यही अधिनियम क्यों डाला गया है, तो आपका जो संविधान है, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो संविधान की मांग है, उसके लिए यह बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि पहली बार भारत में किस तरीके से शासन होगा इसका एक लिखित दस्तावेज जो आपका बना था वो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 बना था। ठीक है, तो इसको पढ़ते चलते हैं हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की सिफारिशों को विधिक रूप प्रदान किया गया। यानी जो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने आपकी सुधार दिया था या जो रिपोर्ट दी थी उसको क्या विधिक रूप प्रदान किया गया, नहीं कानूनी बनाया गया कि अब इसके तहत भारत में शासन संचालित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यदि आप देखें यहां पर इस अधिनियम में जो प्रावधान थे उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते। पहला, भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के उपरांत 1922 में महात्मा गांधी ने पहली बार कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। ये बहुत ही डिटेल में मैंने अपने मेंस के लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा, आपको समझना पड़ेगा। भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की जो मांग है वो उस अधिनियम की प्रेरणा के कारण हुई थी। जब ये अधिनियम आया तो अब इस अधिनियम के बाद भारतीय संविधान की जो खुली मांग, भारतीयों के द्वारा बनाए जाने की मांग, क्योंकि ये जो अधिनियम बनाया गया था इस अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसमें शासन के बारे में कहा तो गया था, लेकिन समस्या ये हो रही थी कि शासन के बारे में कहा गया है सब चीजें, लेकिन जो हित साधे जा रहे थे वो हित साधे जा रहे थे अंग्रेजों के। तो यहां से संविधान सभा की एक मांग प्रारंभ होना शुरू हुई कि अगर एक एक्ट से पूरे देश का शासन स्थापित किया जा सकता है तो एक संविधान से क्यों नहीं किया सकता। वो भारतीय कहते थे कि हमें अपना संविधान चाहिए। उसी के तहत 1919 में महात्मा गांधी ने क्या किया, पहली बार यह कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, इसी में अप्रैल 1923 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में हुए राष्ट्रीय
सम्मेलन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का प्रारूप तैयार किया गया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि एक प्रकार का आपका रफ या एक प्रकार से संविधान का छोटा सा ड्राफ्ट टाइप का आपका तैयार किया गया। तो यह भी कहां पे आपका बढ़ रहा है कदम, यहां से आप देखेंगे कि जो आपका वर्तमान इस एक्ट को और 1935 के एक्ट को क्यों जोड़ा गया, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि वर्तमान जो आपका भारतीय संविधान है, उस वर्तमान भारतीय संविधान की जो शुरुआत, जो जड़ होती है या उसकी मांग जो शुरू होती है, वो 1919 के अधिनियम के बाद ही प्रारंभ होती है। और 1935 के अधिनियम का सबसे ज्यादा असर आज के आपके संविधान के ऊपर है, इसलिए ये दोनों आपके एक्ट यहां पर जोड़े गए हैं महत्वपूर्ण तरीके से, बाकी सबको हटाया गया है। ठीक है, ये तेज बहादुर सप्रू आप जरूर याद रखना कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल कब आया था, किसने प्रस्तुत किया था, बिल को याद रखना, फैक्ट आपका याद रहेगा। इस अधिनियम के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई या गठन की गई। इसी अधिनियम के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया था कि यहां पर केंद्रीय लोक सेवा होगी, लेकिन एक देखो संघीय लोक सेवा की बात 1935 में की गई, संघ लोक सेवा आपको 1935 में बनाया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन केंद्रीय लोक सेवा गठन इसके तहत 1919 के तहत आपका 1926 में किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे आपके सर रॉस बारकर थे। ठीक है, 1909 में भारतीयों को विभाजित करने के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बीज डाला जा चुका था और हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ना प्रारंभ कर चुके थे। ये जो बीज डाला गया था आपका, इसके पीछे आपका क्या कारण था? जो आपकी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में क्या हो रहे थे, एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। अब अगर एकता में लोग लड़ेंगे तो 1857 क्रांति में जब हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ा था या सब लोग मिलकर लड़े थे, सिख ईसाई सब मिलकर लड़े थे, तो इनको पसीने आ गए थे। उन्हें लगा कि अगर ये सारे दोबारा इकट्ठे होकर फिर से लड़ने के लिए आ गए तो हम लोग यहां पर नहीं बच पाएंगे। तो उन्होंने 1919 में माल्य मिंटो सुधार की जो सांप्रदायिकता का जनक जिसको बोला जाता है, वहां उसके तहत इन्होंने हिंदुओं मुसलमानों में तो फूट डाली दी थी। इनको परिणाम भी प्रारंभ मिलना शुरू हो गया कि मुस्लिम लीग अलग चलती है, कांग्रेस अलग चलती है। इन्होंने कहा आप ऐसा करो कि हिंदू मुसलमान तो बट ही गए हैं, सिखों, ईसाइयों और अन्य लोगों को भी बांट दो। तो यहां पर इस 1919 में एक अलग से आपका प्रथम निर्वाचन का प्रावधान किया गया कि सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, जो आपके क्या बोले इसको हम, एंग्लो इंडियंस हैं, और यूरोपियन, इन सब के लिए भी आपका पृथक निर्वाचन मंडल बन गया है। अब जो लोग नए हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस क्लास को और खींच नहीं सकता हूं, लंबा बहुत लंबी हो जाएगी। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग कमेंट में बोलोगे तो मैं आपको इसके पहले की पूरी हिस्ट्री मैंने 2 या 3 लेक्चर में पढ़ा दी है, आपको रिपीट करी हुई है। मैं पूरे लेक्चर आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। अगर आप लोग कहोगे तो मैं ऐड कर दूंगा, देखना हो तो आप जरूर देख लेना वो, ठीक है। तो यहाँ में डिटेल नहीं जा सकता। तो 1919 में मुस्लिम पृथककरण हुआ था आपका, फिर यहां पे इनको भी अलग कर दिया गया और एक पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। अब प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा सकता है कि भाई सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कब की गई, या भारत में निर्वाचक मंडल का विस्तार कब किया गया। तो ये इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान यहां पर किया गया, पहला। दूसरा, भारत राज सचिव का वेतन भारतीय राजस्व देना होगा। पहले जो भारत सचिव है उसका वेतन कहां से आता था, ब्रिटिश संसद से आता था। अब जो वेतन दिया जाना प्रारंभ हो गया आपका कहां से, भारत से। इन्होंने कहा कि हम तो आपके लिए अब काम कर रहे हैं, अब ये जो वेतन जो होगा आपका भारत सचिव का, वो आप भारत सरकार अपने यहां से, मतलब भारत में जो आपकी व्यवस्था है वहीं दिया जाए। कुल मिलाकर सीधे कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटेन अब कुछ देना नहीं चाहता था, और दूसरी बात ये चाहता था कि जितना हो सके वो भारत से ही कमा के भारत को ही दिया जाए, ठीक है। यहां पे एक चीज और हुई थी जो आपको कम किताबों में मिलेगी कि इसी समय भारतीय उच्चायुक्त नामक एक पद आपको बनाया, जो इंडियन हाई कमीशन है ना, इंडियन हाई कमीशन के पद का सृजन भी आपका कब हुआ है, 1919 के अधिनियम के साथ ही हुआ है, जिसमें वायसराय की कुछ शक्तियों को छीन के इस पद को बनाया गया था, जो शासन व्यवस्था में मदद करता था, किसकी, वायसराय करता, ठीक है। तो आपने कितने पॉइंट देख लिए कि इसके तहत आपका केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, मेरे साथ में पढ़िए आप लोग, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय इनको भी अलग निर्वाचक मंडल दिया गया। भारत राज सचिव का वेतन भारतीय राजस्व देना प्रारंभ किया गया, और भारतीय उच्चायुक्त यानी इंडियन हाई कमीशन का पद यहां पर क्या किया गया, सृजित किया गया, बनाया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक किया गया। आज यदि आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की बजट अलग आती है और हमारी केंद्र की बजट अलग आती है। इसकी शुरुआत जो आपकी हुई थी 1919 के अधिनियम के तहत हुई थी, जिसमें राज्य का बजट यानी राज्य या प्रांतों का बजट अलग होगा और केंद्र का बजट आपका अलग होगा।
अर्थात राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने का अधिकार कब दिया गया, तो कब दिया गया? 1919 के अधिनियम के तहत में दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम की समीक्षा हेतु 10 वर्षों बाद एक आयोग, एक वैधानिक गठन, इन्होंने कहा कि अभी ठीक है ऐसा हम चला रहे हो, चूंकि भारतीय अभी मानने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि हम एक आयोग लेके आएंगे जो वैधानिक होगा, जो लॉ बाउंडेड होगा, वो देखेगा कि आपके यहां पर संविधान बन सकता है या नहीं बन सकता है, क्या संभावना है, क्या चीजें हैं क्या नहीं, और वो रिपोर्ट होगी। उसके आधार पर 10 साल बाद हम समीक्षा करने के बाद फिर बताएंगे कि आपके यहां पर कब हम उत्तरदायी शासन दे सकते हैं, ऐसा अंग्रेजों ने बोला। इसका विरोध हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया, काफी इसका विरोध हुआ। इसी बीच में इसके बाद खिलाफत आंदोलन वगैरह आपके चल गए, तो 10 साल तक ये वेट नहीं कर पाए, इनको बीच में लाना पड़ गया आपका साइमन कमीशन, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लेकिन साइमन कमीशन के गठन का प्रावधान आपका कहां दिया गया था? 1919 में दिया गया था, इसलिए आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट वो भी हो जाता है। ठीक है, अगला, अब यहां पर दो तरीके से मैंने विभाजित किया है कि एक तो केंद्रीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका के अंतर्गत परिवर्तन, जो केंद्र में, जो संघ में जो सरकार बैठी थी उसमें क्या परिवर्तन आया, और जो प्रांतों में जो आपकी सरकार थी इनकी गवर्नर के अंतर्गत, उसमें क्या अंतर है, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। कार्यपालिका जो आपकी थी, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी आपकी, उसके अंतर्गत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यपाली अधिकारी नियुक्त किया गया, यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन हो गया आपका? गवर्नर जनरल हो गया। शासन के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया है। स्पष्ट तौर पर क्या कर दिया गया कि भाई साहब, केंद्र एक विषय, कुछ विषय केंद्रीय विषय होंगे, कुछ आपके प्रांतीय विषय होंगे, और केंद्र अपने हिसाब से कानून बनाएगा इन विषयों के ऊपर, राज्य अपने हिसाब से बनाएगा इन विषयों के ऊपर। तो जो विषय थे, विषय से मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए विदेशी व्यापार से संबंधित आपको कोई कानून बनाना है, तो जिस निश्चित है ये आपका केंद्र ही वर्तमान में भी आपका केंद्र ही बनाएगा, वर्तमान में आपका राज्य नहीं बनाएगा। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो केंद्र के हाथ में होते हैं, तो वो आपके केंद्रीय विषय हो गए, और बाकी आपके क्या थे? प्रांतीय विषय। तो पहली बात, जैसे आज भी आप देखोगे विषयों को सूचियों में बांटा गया है, संबंधी सूची, राज्य सूची और आपकी केंद्र सूची। तो जो ये सूचियां थी इसकी प्रारंभ भी आपकी यहां से होती है। तो ये दो तरीके से आपके विषय बांट दिए गए थे। ठीक है, अगला, प्रांतीय विषयों में गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया, यानी प्रांत में जो विषय थे उनमें क्या था? गवर्नर जनरल अपना थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकता था, थोड़ा बहुत, मैं आगे बताऊंगा कितना कर सकता था। ठीक है, गवर्नर को अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल कौन है? अब देखिए, फिर इसको समझना तो पुराने वीडियो आपको देखना पड़ेगा। गवर्नर जनरल एक प्रकार से उस समय भारत में शासन करने का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था, चाहे उसे प्रधानमंत्री मान लीजिए, चाहे आप उसको राष्ट्रपति मान लीजिए। लेकिन इनको क्या और दे दिया गया? प्रांत में जो विषय हो उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे आज भी यदि आप देखते हो, हमारे यहां पर 3 है, संबंधी सूची, संघ सूची और राज्य सूची। लेकिन राज्य अगर चाहे, केंद्र अगर चाहे, तो राज्यसभा के माध्यम से राज्य सूची के विषयों पर भी क्या बना सकता है? आपका कानून बना सकता है। वैसे ही वहां पर था कि जो गवर्नर जनरल है आपका, उसको क्या दिया गया था? एक हस्तक्षेप का आपका एक अधिकार दिया गया था। इस बात का आपको क्या है? बहुत अच्छे तरीके से क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर है वाली बात। फिर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। आपसे यह भी पूछना है कि 1919 के अधिनियम के तहत में कितने भारतीयों को शामिल किया जाएगा? किसमें? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, जो इनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, उसके अंतर्गत जो आपके 8 सदस्य थे उसमें से 3 भारतीयों की नियुक्ति का क्या किया गया था? आपका प्रावधान किया गया था। अदरवाइज मत लेना भाई, रात में नोट्स वगैरह बनाता रहो, काम करता रहो, इसलिए हल्की सी क्या है, नींद सी आ जाती कभी कभी, लेकिन आप लोग को, दोस्त लोगों को चलता है सब कुछ। देखो अभी भाग जाएगी, है ना? ठीक है, अब ये जो नियुक्ति हुई थी कार्यकारिणी परिषद में, ये उन लोगों की हुई थी जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को जानते थे। क्योंकि आप भी समझ लो, अंग्रेज ऐसे लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ लेंगे जो भारत के हितों का ध्यान रखते हो। अंग्रेज ऐसे ही लोगों को जोड़ेंगे जिनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो? ब्रिटिश के हितों का आपका वो हो, ब्रिटिश के हितों का ध्यान रखा जाए। ठीक है, इसलिए कुछ भारतीयों को गवर्नर जनरल ने अपनी कार्यकारिणी में ऐड कर दिया, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको बोल सकते हैं, उसके अंतर्गत आपका ऐड कर लिया। इन्हें जो डिपार्टमेंट दिए गए वो भी आप देख लीजिए। विधि यानी न्याय दिया गया, शिक्षा दिया गया, उद्योग दिया गया, श्रम, स्वास्थ्य जैसे विषय इनको सौंपे गए। मतलब उनसे कहा गया कि आप इनमें, इन विषयों के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? इन विषयों के ऊपर आप कार्य कर सकते हैं, आप ये डिपार्टमेंट दे सकते हैं। जैसे होता ना कि आपका
गृह मंत्री एक होगा, शिक्षा मंत्री एक होगा, विधि मंत्री एक होगा, उद्योग मंत्री एक अलग होगा। तो एक प्रकार से यहां पर भी जो ये 3 लोग आपके आए थे, इन लोगों के पोर्टफोलियो इनका डिवीजन कर दिया गया और इनको क्या बोल दिया गया कि आप भाई विधि, शिक्षा, उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य, इन विषयों के ऊपर आप लोग भी अपने क्या है निर्णय ले सकते हैं। गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती करने का अधिकार था। जो केंद्र में आपका गवर्नर जनरल था, चूंकि वो आपका सीईओ था, मुख्य कार्यपालक अधिकारी था, तो अगर कहीं भी उसे लगता है कोई भी अनवांटेड कोई मांग की जा रही तो उसमें कटौती कर सकता था। केंद्रीय व्यवस्थापिका जो आपकी यहां पर एक वर्ड जो आपका यूज हुआ है, ये वाला केंद्रीय व्यवस्थापिका का जो आपका वर्ड यूज हुआ है, इसको आप आज की संसद समझ लीजिए। इसको क्या समझ लीजिए आप, ये आपकी आज की संसद है। तो अगर हम संसद की बात करें, यहां पर आज की संसद की यदि हम बात करें, तो अब अगर कोई संसद नियम और कानून आपका बना देती है, जैसे अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लो भारत है, भारत में मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया, तो संसद ने जो कानून बनाया उसको चैलेंज कहां किया जा सकता है, आपका केवल सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी किया जा सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट में आपका इसको क्या कर दिया गया, चैलेंज कर दिया गया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसके बाद में संसद द्वारा बनाए गए उस अधिनियम की वैधता या अवैधता के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, यानी कि यहां पर संसद ऊपर था और सुप्रीम कोर्ट जो आपका सॉरी, यहां पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आज जो वर्तमान में आपका संसद भले ही आपका कोई भी कानून बना दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति सिर्फ सिग्नेचर करेगा, इसके अलावा राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। बट अगर हम 1919 के अधिनियम की बात करें तो 1919 के अधिनियम में आपको समझना पड़ेगा कि जो गवर्नर जनरल था वो एक प्रकार से राष्ट्रपति का पद जो आपका होता है, जो शासन प्रमुख होता है, वह पद था, उसको यह अधिकार दे दिया गया था कि आप चाहो तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय व्यवस्थापिका उस समय बनी हुई, यानी उस समय की जो संसद है, उसके द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को अध्यादेश जारी, उसके द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को आप अस्वीकृत कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, और साथ में आप क्या कर सकते हैं, साथ में आप अपने मन से कोई कानून अगर चाहो तो अध्यादेश के माध्यम से वो कानून भी आप पूरे देश में क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। इस बात का क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। इस पर्टिकुलर एक्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी आपकी, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस एक्ट के अंतर्गत जो आपका केंद्र में व्यवस्था थी कार्य करने की, वह द्विसदनीय व्यवस्था का आपका यहां पर प्रारंभ हुआ। अब ये द्विसदन क्या है आपको समझना पड़ेगा, क्यों ये आज के आपके प्रवेश से या आज के प्रोस्पेक्टस में ये चीज सही क्यों है, इस बात का आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आज आप देखते हैं कि आपके यहां पे एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है, कमेंट्स में जरा लिख के बताइए कि लोकसभा कौन सा हाउस है, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोकसभा, ये कमेंट में आप लोग मुझे बताइए, जब तक मैं यहां पे आपको बोर्ड साफ कर रहा हूं पूरी तरीके से। ठीक है, या आज अगर संसद की बात करो तो संसद आपकी कैसी है, 2 सदनों के अंतर्गत बटी हुई। कैसी बटी? 2 सदन। 2 सदन वो कौन कौन से हैं आपके? एक सदन आपका है, यदि मैं सदन की बात करूं यहां पर, तो एक सदन जो आपका है, एक सदन आपका है राज्यसभा, ठीक है, और दूसरा सदन कौन सा है आपका? लोकसभा। अब आप यह समझ सकते हैं कि शायद 1919 के अधिनियम के साथ ही जब केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। कैसी? द्विसदनीय व्यवस्था। अब इस बात को जरा पढ़ते पढ़ते ध्यान रखना, मैं इस पॉइंट को आगे जाकर रिपीट करूंगा कि 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था आपकी स्थापित की गई। यहां पे 2 सदन हो गए। अब उनका वहां पर क्या नाम था वो मैं आपको बता दूंगा। आप मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा आपके हो गए। अब इसमें से जो वो 2 सदन थे वो कौन कौन से, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो आपकी केंद्रीय व्यवस्थापिका है वो 2 भागों में बढ़ गई। एक आपके केंद्रीय विधानसभा कहलाई, ये आपका निम्न सदन था। लेकिन जो ये केंद्रीय विधानसभा आपका था, यहां सीधे निर्वाचन से लोग ज्यादा आते थे और एक प्रकार से कहा जाए ये भारत की जो आपकी वर्तमान की जो आपकी संसद है उसका एक पुराना रूप है। तो ये इसको क्या बोला जाता है? निम्न सदन बोला जाता था। इस पर्टिकुलर केंद्रीय विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी डिसाइड की गई थी? आपकी 145 डिसाइड करी गई थी। ठीक है, इस 145 में से 104 लोगों का निर्वाचन होना था और 41 लोगों को क्या होना था? आपका मनोनयन होता। 104 लोगों को क्या होना था? आपका निर्वाचन होना था और बाकी के जो आपके 41 लोग हैं उनका क्या होता? मनोनयन होता। देखिए एमपीपीएससी कहीं से भी कोई भी फैक्ट आपसे उठा सकता है।
इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। तो आप इससे भी पूछ सकता है कि केंद्रीय विधानसभा जो आपकी थी, जिसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं, 1919 के अधिनियम के तहत उसमें कितने सदस्य थे? 145 सदस्य थे, 104 निर्वाचित थे और 41 आपके कैसे थे? 41 आपके ऐसे थे जो आपके मनोनीत किए गए थे, यानी चुने गए थे। ठीक है, इसमें और अगर गहराई में जाता है तो भी मैं आपको बता दूं, इस 114 में से 52 सीटें आपकी किसको थी? सामान्य। सामान्य का मतलब इनको आप हिंदू मान सकते हैं सारे के सारे। 30 आपके मुस्लिम थे, 2 सीटें आपकी सिखों के लिए थी और 20 आपके विशेष दलों के लिए, एंग्लो इंडियंस वगैरह सब है, उन विशेष दलों के लिए क्या थी? आपकी 2 सीटें थी। ठीक है, इस केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल क्या होता था? आपका 3 साल होता था और इस कार्यकाल को गवर्नर जनरल की सहमति से बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, तो जो केंद्रीय विधानसभा है उसके अंतर्गत जो आपकी कार्यपालिका है, उसमें आपको एक समझना है कि सबसे पहले यहां पर आपके 2 सदन, द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, जिसको हम केंद्रीय विधानसभा के नाम से और राज्य परिषद के नाम से जानते हैं। यह ध्यान रखना, 1919 के अधिनियम से आपकी द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर जब आपका 1919 का अधिनियम आया तो उसमें जो सदस्यों की संख्या थी, आप आंख बंद करें, याद करें, टोटल 145 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे आपके? 145, 145 सदस्य थे, जिसमें 104 या 104 सदस्य कैसे थे आपके? वो निर्वाचित हो गए आए थे और 41 जो आपके सदस्य थे वो आपके कैसे थे? वह आपके मनोनीत थे, यानी कहीं ना कहीं उनका निर्वाचन नहीं हुआ था, या तो किसी रियासत वाले राजा ने बोल दिया या अंग्रेजों का कोई चमचा आ गया तो उसको मनोनयन में वहां पर क्या कर दिया गया था? दे दी गई थी, उस पर्टिकुलर जगह दे दी गई थी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा सदन बना था वो राज्य परिषद बना था। राज्य परिषद कुल सदस्य संख्या आपकी 60 थी। इसको उच्च सदन, राज्यसभा को भी उच्च सदन बोलते हैं, राज्य परिषद को भी हम क्या बोलेंगे? उच्च सदन। ऐसे आप याद रख लेना। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता था और राज्य परिषद के अंतर्गत केवल पुरुष ही सदस्य हो सकते थे, महिलाएं सदस्य नहीं हो सकती थी। क्या हो सकता था? केवल पुरुष ही सदस्य हो सकते थे, महिलाएं सदस्य नहीं हो सकती थी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि 1919 अधिनियम के तहत बने राज्य परिषद में कितने सदस्य थे, तो उसमें 60 सदस्य थे। ठीक है, 34 उसमें से निर्वाचित होते थे और 26 आपके क्या होते थे? मनोनीत होते थे, जिसमें सामान्य 30, 20, मुस्लिम 10, यूरोपीय 3 और सिख 1। आप देखिए, एक बात और आपको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि जरूरी नहीं इतना आप पूरा पढ़ते। मैंने भी पहले आपको एक्ट पढ़ाया हुआ है। ये कोर्स में क्यों आपके इन्वॉल्व किया गया है और कोर्स में क्यों हमें गहराई से जाना है? क्योंकि जब उन्होंने केवल एक ही एक्ट दिया है तो निश्चित है वो गहराई से जाके भी आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य इस प्रीलिम्स के कोर्स में कहीं से भी जो ये नोट्स आपको मिलने हैं कि अगर आप ये नोट्स पढ़ लो तो इसके बाद इस एक्ट के तहत आपको कोई और सवाल शायद ही कहीं देखना पड़े। देखो 100% तो गारंटी कोई नहीं दे सकता है, लेकिन आप ये मान कर सकते हैं 70% तक कोर्स सिलेबस आपका यहीं के यहीं मेरे कोर्स से, मेरे नोट से फंस जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। और मैं देखो पहले बोल चुका हूं, जिन लोगों को भी परचेज करना है वो लोग अभी, क्योंकि डेमो वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, बाकी इसके बाद में आपका डेमो वीडियो में पॉलिटी का एक भी डेमो वीडियो आपका नहीं आएगा। पॉलिटी का ये लास्ट वीडियो है आपका। ठीक है, तो इसको डेमो क्लास को आप देख के आगे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनको 500 या 1000 रुपए तक का आपका एक सीधा आपका डिस्काउंट समझ लीजिए या कैशबैक है, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कहां पे थे? फिर से यहां पे बात कर लेते हैं कि इस अधिनियम की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? एक विशेषता, दूसरी अभी आएगी। सबसे बड़ी व्यवस्था है वो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था से हमें क्या समझना है कि जिस प्रकार आज की राज्यसभा और लोकसभा का वर्चस्व है, उसका वर्चस्व आपका कब से प्रारंभ हुआ था? वह वर्चस्व आपका 1919 से प्रारंभ हो गया था, क्योंकि इस समय आपकी केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का गठन हो चुका था। ठीक है, राज्य परिषद को उच्च सदन बोलते थे और केंद्रीय विधानसभा को आपका निम्न सदन बोलते थे। यहां तक आपको याद रहेगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए, सदस्यों को प्रश्न पूछने, अनुपूरक मांग और स्थगन प्रस्ताव लाने के अधिकार के साथ बजट अस्वीकार करने का भी प्रदान किया, बजट को अस्वीकार करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की स्वीकृति के बिना पारित किया जा सकता था। यह सब केंद्रीय सरकार की बात चल रही है, प्रांतों की बात अभी नहीं चल रही है। अब यहां पर थोड़ा सा आप और समझ लीजिए कि यहां पर लिखा है सदस्यों को प्रश्न पूछने का आपका क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया। आप इस बात को समझिए, क्या है, जब 1857 की क्रांति हो गई तो अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं मार के भगा दिया जाएगा।
तो इन्होंने क्या कहा कि इन्हीं लोगों के बीच के लोगों को ला के क्या करो आप, इन्हीं लोगों के बीच के लोगों को लाके शासन व्यवस्था में डाल दो, ताकि जब कोई बुरी बात आए या कोई भी चीज आए तो वहां पे कहा जाए कि आपके लोगों ने ही बनाया है, संविधान बनाया है, कानून बनाया है, नियम बनाया है। तो किसने बनाया है? आपके ही लोगों ने बनाया है। तो वो क्या हो, एक एग्जिट रूट मिल जाए निकलने के लिए। समझ आए मेरी बात को? तो ये जो आपके अधिनियम थे, ये अधिनियम क्या थे? उस एग्जिट रूल में तो इन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू किया। तो सबसे पहले इन्होंने प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। प्रश्न पूछने के बाद में इनको क्या दिया? अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक मांगे, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है, जो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है, उसको मांगने की भी आपकी क्या कर दी, शुरुआत कर दी। और साथ में आपकी स्थगन प्रस्ताव की भी बात कर दी। अब जो लोग वीडियो यहां तक देख चुके हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। ठीक है, ये डिटेल में मैं आपको बताऊं, कमेंट में लिख के बताओ कि स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। तो जो आपकी एक संसदीय व्यवस्था वहां पर प्रारंभ हो चुकी थी अधिनियम के तहत, यहां पर क्या हुआ कि जो आपका बजट होगा उसको स्वीकार करने का अधिकार किसके पास था? अस्वीकार करने का भी किसके पास में था? सदस्यों के पास में था। लेकिन बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की स्वीकृति के बिना भी पारित किया सकता। आप देख रहे हैं मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि ये जो अधिनियम थे, ये अधिनियम कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए। क्लियर है? तो इसमें आप देखिए कि जो 75% तक का, भले मान लीजिए इन्होंने विधान, जो यहां पर पूछा गया जो सदस्य हैं अनुपूरक, जो विधान परिषद के या केंद्रीय विधान परिषद के आपके सदस्य हैं, इन्होंने क्या कहा कि सर हमें ये पसंद नहीं आ रही चीज, हमें ये दूसरी मांग चाहिए, कोई चीज चाहिए, या आप अभी ये बजट जो है अभी मत निकालो, हमारे यहां पे बहुत गरीबी है। तो ये क्या कर सकते थे? अधिकतम ये लोग क्या कर सकते थे कि 25% तक का बजट रोक सकते थे। बाकी का 75% जो आपका बजट है वो गवर्नर जनरल अपने मन से किसी को भी क्या कर सकता है, बांट सकता है और दे सकता है। ठीक है, कौन दे सकता था? आपका गवर्नर जनरल आपका दे सकता था। इस बात का आपको क्या है, ध्यान रखना है। कितने परसेंट? 75%। ठीक है, अगला पॉइंट केंद्र में जो आपको परिवर्तन आया वो आया सार्वजनिक लेखा और वित्त समिति आदि। जैसे देखो आज भी आप देखते हैं आपकी लोक लेखा समिति होती है, ठीक है, वित्त समिति होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थायी समितियां होती हैं जो नीति नियमन और निर्णयन में बहुत ज्यादा क्या होती हैं, आपकी कारगर सिद्ध होती हैं भारत में। तो इन चूंकि अब फिर कहा गया कि चलो आपने हमें ऐड तो कर लिया, लेकिन आपने जब हमें ऐड कर लिया तो हमें कोई पद आपने अच्छा नहीं दिया है, तो ऐसा कैसे हम काम करेंगे? भारतीय हैं, डिमांड तो मांगेंगे। तो इनको और एक प्रकार से लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए क्या किया गया आपका, एक सेकंड बस क्या है, मुझे 2 क्लासेस आपके भी रिकॉर्ड करनी है, इसके बाद एक और रिकॉर्ड करूंगा एप्लीकेशन के लिए। तो अब एक और ललित देंगे कि अब देखो वित्त समिति है हमारी, उसमें आप लोग आ जाओ, इंडियंस आ जाओ, लेखा समिति, कुल मिला के ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे वहां पर कि कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश भारतीयों के बारे में सोच रहे हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर कुछ गलत होता है तो वहां पर बता सकेंगे आपके लोग भी तो यहां पर बैठे हुए हैं, हमने थोड़ी गलत किया है। तो इस तरीके से इस अधिनियम में केंद्र में जो परिवर्तन आया उसको देख लो। केंद्र में, राज्य का हमारे प्रांत का अलग पढ़ेंगे, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बनी। केंद्रीय विधानसभा जो निम्न सदन थी, राज्य परिषद जो आपकी उच्च सदन थी। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे, राज्य परिषद जो थी उसमें आपके 60 सदस्य थे। 104 निर्वाचित थे केंद्रीय विधानसभा में, 41 मनोनीत थे आपकी केंद्रीय में, 34 निर्वाचित थे आपके राज्य विधान परिषद में, 26 मनोनीत थे आपके राज्य विधान परिषद में। और अगर आपको याद रख सको तो नीचे के नंबर भी आप याद कर लेना। फिर केंद्र में परिवर्तन क्या आया? केंद्र यानी संसद को दिमाग में रखो कि जो उस समय की संसद थी उसमें सदस्यों को प्रश्न पूछने, पूरक अनुपूरक मांग करने यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन या डिमांड करने, स्थगन प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट मोशन जो होता है उसको लाने का अधिकार दे दिया, और बजट को भी अस्वीकार करने का अधिकार दे दिया था कि अगर सदस्य चाहे तो बजट को अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन 75% हिस्सा सदस्यों की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता था, यानी केवल ये लोग क्या रोक सकते थे, 25% रोक सकते, बाकी बजट अपना चला जाना है। दूसरा, केंद्र में जो आपकी स्थायी समितियां होती हैं, लेखा समिति होती है, सार्वजनिक लेखा समिति होती है, या आपकी वित्त समिति होती है, उसमें भी भारतीयों को इन्वॉल्व करना प्रारंभ कर दिया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन से अधिनियम के तहत स्थायी समितियों जैसे कि लोक लेखा या फिर वित्त समिति में भारतीयों को शामिल किया जाना प्रारंभ किया गया, तो वह आपका शामिल किया गया था 1919 के अधिनियम के साथ में। ठीक है, कारण मैं आपको बता चुका हूं। और एक प्रकार से इसी समय भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन का आपका क्या हुआ था, उदय हुआ था। प्रत्यक्ष निर्वाचन से मतलब क्या है कि इसके पहले जो आपके निर्वाचन हुए थे वो निर्वाचन आपके कैसे हुए थे, वो निर्वाचन आपके अप्रत्यक्ष तौर पर, यानी कुछ लोगों ने ही चुना था। ठीक है,
अब डायरेक्टली आपका क्या है, निर्वाचन प्रारंभ हुआ। तो अगर भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत बोली जाए तो वह कब होती है, आपकी 1919 के अधिनियम के तहत हुई थी। और पहला जो प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन आपका हुआ था, जिसको हम डायरेक्ट इलेक्शन के नाम से जानते हैं, वो 1923 में हुआ था। अब देखो प्रांतीय सरकार में क्या परिवर्तन आया, यह भी आप समझ लीजिए। प्रांतीय सरकार में कार्यपालिका के अंतर्गत जो उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, उसमें क्या परिवर्तन आया, आप देखिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कंफ्यूजन है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था आई थी 1919 में, लेकिन राज्यों में द्वैध शासन लग गया था। डायआर्की सिस्टम जिसको बोलते हैं, कि राज्य में आपका डायआर्की सिस्टम स्थापित हो गया था। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत हुई। प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसको दो भागों में विभाजित किया गया। पहली जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो क्या थी, आपकी पहली एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपकी थी गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्य। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य कौन होते थे, वो लोग जो ब्रिटिश हुकूमत के साथ में पूरे जुड़े हुए होते थे, गवर्नर के द्वारा मनोनीत होते थे, वो लोग इसमें होते थे। और ये क्या होते थे, चूंकि गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद होती थी, तो ये विधान परिषद के लिए क्या है, आपके उत्तरदायी नहीं होते थे। इसका मतलब क्या है, जैसे आज अगर आप देखते हैं कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, या हर मंत्री आपका क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। इसका मतलब क्या होता है, होने का मतलब है कि अगर कहीं लोकसभा ने एक मंत्री के ऊपर भी अपना विश्वास खो दिया तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, बाकी डिटेल में मैंने मेंस में पढ़ाया हुआ है, तो वहां आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा कि जो दो तरीके से आपका गवर्नमेंट यहां पे स्टार्ट कर दी। पहला गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद, जिसमें उसके द्वारा मनपसंदीदा सदस्य होते थे। दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, दूसरा इन्होंने आपका कर दिया यहां पर गवर्नर तथा उसके भारतीय मंत्रीगण। यानी उन्होंने कहा कि हम आपको भी मंत्रिमंडल में लेंगे, हम आपसे भी निर्णयन की बात पूछेंगे। तो एक तरफ अंग्रेज और उसके पसंद के लोग, दूसरी तरफ अंग्रेज यानी गवर्नर और भारतीय मंत्रीगण जो थे वो उनको ऐड कर लिया। अब चूंकि जो भारतीय थे कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा चुन के आए थे, तो इनको क्या बोल दिया इस जगह पर कि ये जो आपका सिस्टम है ये उत्तरदायी होगा। यानी अगर यहां पर कोई गड़बड़ आपकी हुई तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। ये आपको समझ में आ रहा है? फिर से आप समझिए गौर से, मेरे कहने का मतलब क्या है, यहां पर अंग्रेजों ने फिर अपने हितों को साधते हुए महत्वपूर्ण चीजें, थोड़ा सा और आगे सुन लीजिए, महत्वपूर्ण विषयों को अपने अधीन रखने के लिए प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी। उस द्वैध शासन के अंतर्गत एक तरफ तो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या आपकी कार्यकारिणी जो एक बॉडी थी उसके सदस्य हुआ करते थे। ये सदस्य सब एक प्रकार से किचन कैबिनेट, जिसको आज एक वर्ड आप सुनते हैं, गवर्नर के आसपास के जुड़े हुए लोग होते थे, जो ब्रिटिश हितों को अपना ध्यान रखते थे, वो लोग होते थे। इसलिए इन लोगों को क्या किया गया, विधान परिषद के प्रति क्या किया गया, उत्तरदायी नहीं बनाया गया, ताकि अगर इनसे कभी कोई हिसाब किताब कुछ पूछा जाए तो इनके पद के ऊपर कोई फर्क ना पड़े और ना ही इन्हें कोई भी जवाब देना पड़े, ताकि जैसा ये चाहें वैसा करते रहें। जस्ट एक लॉलीपॉप देने के लिए भारतीयों को एक दूसरे तरीके की शासन व्यवस्था बनाई गई अलग से, जिसमें भारतीय मंत्रीगण और गवर्नर होगा। और बताया गया कि अगर यहां पे कोई आप गड़बड़ करोगे तो आप क्या होगे, आप विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भी हो जाओगे। क्लियर होगी आपकी दोनों बातें। अब और दूसरा कारण क्या था इसके पीछे, दूसरा कारण था कुछ महत्वपूर्ण विषयों को अपने हाथ में लेना और लोगों को यही बताना कि देखो हमने भी आपको विषय दिए। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, जो भी आपके प्रांतों के विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, एक तो आरक्षित विषय, दूसरा आपका हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषय जो आपका था, इसके अंदर महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून एवं व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, उद्योग, यानी कमाई वाले और जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट आपके होते हैं वो कहां रखे गए, आपके आरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए। अब आप समझिए आरक्षित के अंतर्गत क्यों रखे गए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आरक्षित के अंतर्गत इसलिए रखे गए क्यों, क्योंकि अगर यहां पर अंग्रेज कुछ भी घोटाला करते हैं तो वो किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, आपके विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और जो अंग्रेज भारतीयों को समझते थे साधारण, उसी तरीके से गैर महत्वपूर्ण विषय क्या दे दिए गए आपको, भारतीयों को गैर महत्वपूर्ण विषय दे दिए गए। जैसे स्थानीय स्वशासन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आप सफाई करते रहो, नालियां बनाते रहो गांव में, स्थानीय स्वशासन करते रहो और स्वास्थ्य देखते रहो, बाकी के सारे महत्वपूर्ण कार्य हम करेंगे, हम पैसा देंगे तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल नॉर्मल से डिपार्टमेंट क्या है भारत। तो एक प्रकार से भारतीयों का यह भी एक तिरस्कार
हुआ कि आपने कोई भी महत्वपूर्ण विषय में भारतीयों का जो महत्व है उसको कम कर दिया। क्यों? क्योंकि जहां पर भारतीय मंत्री और गवर्नर जिन विषयों को चुन रहे हैं वो ऐसे विषय हैं जो बहुत ही कमजोर विषय थे, बल्कि विधान पर जो आपका गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद थी उसके सदस्य थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर काम कर रहे थे। तो यहां भी कहीं ना कहीं भारत को नीचे दिखाने की बात कही गई और अंग्रेज चाहते ही नहीं थे वो जाएं, और उन्हें यह लग रहा था कहीं ना कहीं भारत अपना संविधान बना ही नहीं पाएगा, है ना। तो प्रांत में क्या क्या परिवर्तन आया, केंद्र में क्या परिवर्तन आया था, याद करो। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रांत में द्वैध शासन लागू हो गया। द्वैध शासन में दो तरीके से लगाया गया, एक भाग जो आपका था उसमें गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य थे, दूसरे भाग में गवर्नर और उसके भारतीय मंत्रीगण थे। गवर्नर जो और उसके जो कार्यकारिणी सदस्य थे वह आपके विधान परिषद के लिए उत्तरदायी नहीं थे। गवर्नर और उसके जो भारतीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे वो आपके विधान परिषद के लिए उत्तरदायी थे। गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी सदस्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषयों को लाया गया जिन्हें आरक्षित विषय के नाम से जानते हैं। कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषय किसके पास थे? गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास में थे। ठीक है, साथ में जो आपके हस्तांतरित विषय थे, प्रांतों के विषय थे, दूसरे हस्तांतरित विषय जिसके ऊपर विधान परिषद के साथ, गवर्नर के साथ में जो भारतीय मंत्रीगण थे उनका अधिकार था या वो लोग निर्णय ले सकते थे, उनमें छोटे छोटे गैर महत्वपूर्ण आपके स्थानीय स्वशासन, स्वच्छता, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे दे दिए गए ताकि उन्हें लगे कि हम भी सरकार चलाने में हमारा हिस्सा है। और भारतीयों को तो आप जानते ही हो, थोड़ा सा भी कोई तारीफ कर दे, हल्की सी कोई तारीफ कर दे, उस हल्की सी तारीफ में लोग इतने खुश आते हैं। इन्होंने क्या किया, एक लॉलीपॉप और पकड़ा दिया कि देखो हम आपको मंत्रिमंडल में भी जगह दे रहे हैं। अब भले मंत्रिमंडल में जगह दे दिया, लेकिन अगर आप कोई गड़बड़ करोगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा विधान परिषद में। अंग्रेज और उनके चमचे करेंगे, कोई जवाब नहीं देना है भाई साहब। क्लियर है? और आपको जो विषय भी दिए गए वो स्वच्छता दिया गया और स्वास्थ्य दिया गया, और स्वच्छता स्वास्थ्य तो आज हमारी सही से नहीं हो पाई है इतने 70 सालों के बाद में, उस समय क्या महत्व होगा इसका आप भी समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीयों को नीचे दिखाने की बात यहां पर कही। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर आता है आपका, गवर्नर और कार्य परिषद या कार्यकारिणी सदस्यों के अधीन निर्णय लिया जाता था। ठीक है, अब यहां पर जो निर्णय होगा वो निर्णय कैसे लिया? गवर्नर और उसकी जो कार्य परिषद है उनके सदस्यों के अधीन ही क्या लिया जाएगा, कोई भी आपका निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अब किसमें जो आपका एक पहला जो आपका ये हिस्सा बनाया गया गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी, इसमें निर्णय कौन लेता था? गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद निर्णय लेती थी। जो गवर्नर तथा उसके भारतीय मंत्रीगण थे वहां पर कौन लेता था? गवर्नर तथा भारतीय गवर्नर निर्णय लेते थे किसके बारे में? इन विषयों के बारे में, और गवर्नर तथा कार्य परिषद लेते थे इन विषयों के बारे में। ठीक है, भारत सचिव और गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था। एक बस यहां पर महत्वपूर्ण चीज थी, चूंकि इतने छोटे छोटे विषय थे, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो आपका पहला गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी सदस्य जहां पर थे, जिस आपके भाग के अंतर्गत थे, जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत थे, जहां पे आरक्षित विषयों को संचालित किया जाना था, इसके अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल और भारत सचिव हस्तक्षेप कर सकता था अगर चाहे तो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा जब कोई निर्णय लिया जाता है उस निर्णय में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो, और साथ में जो भारत सचिव जो था वो आपसे सवाल तलब कर सकता था या हस्तक्षेप कर सकता था। लेकिन जो आपके गवर्नर तथा उसके भारतीय मंत्रीगण के अंतर्गत जो इनका एक समूह बना हुआ था, जो एक प्रकार से कहा जाए जो लोग हस्तांतरित विषय को देखते थे, तो ये जो गवर्नर जनरल और आपके भारत सचिव थे, हस्तांतरित विषयों में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो अगर यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाए या पीएससी पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कौन से विषयों के ऊपर गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद का हस्तक्षेप मौजूद था और कौन से पे नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है कि हस्तांतरित विषयों के ऊपर गवर्नर तथा गवर्नर जनरल तथा भारत सचिव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो आरक्षित विषय थे उसके ऊपर इन लोगों का एक अधिकार था कि वह हस्तक्षेप कर सकते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट तो नहीं? प्रांतीय व्यवस्थापिका जो आपकी, उसमें क्या, जिसको हम विधान परिषद बोला गया, अब वहां पर हमने केंद्रीय विधान परिषद पढ़ी है तो हमने उसको किसके साथ कंपैरिजन किया? संसद से, लोकसभा से। ये विधान परिषद से मतलब है यहां की जो विधानसभा जो आपकी चलती है, ये एक प्रकार से आपकी विधानसभा के बारे में चर्चा चल रही है, ऐसे आप समझ लीजिए। विधानसभा के 70% सदस्य अब निर्वाचन से आएंगे, यानी ज्यादा इसका दायरा बढ़ा दिया गया। मताधिकार यानी मत देने का अधिकार भी बढ़ा दिया गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में महिलाओं को निर्वाचन में सम्मिलित होने का अधिकार या वोट देने का अधिकार कब दिया गया? 1919 के अधिनियम के साथ में दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया।
1909 के अंतर्गत जो मार्ले मिंटो सुधार में हिंदू मुसलमान में गैप किया गया था, अब वह आपका सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन तक भी बढ़ा दिया गया। यानी इन लोगों को भी क्या दिया जाएगा आपका, इन लोगों को भी अलग से प्रतिनिधित्व का आपका मौका दिया जाएगा और इनका एक निर्वाचक मंडल क्या होगा आपका अलग से बनाया जाएगा। विधान परिषद सदस्य बजट अस्वीकार कर सकते थे, परंतु गवर्नर बिना अनुमति के पारित करा सकता था। अब यहां पर जो राज्य में विधान परिषद है, यहां के सदस्य आपके बजट को अस्वीकार कर तो सकते थे, लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो बिना इन सदस्यों से पूछे भी, क्यों? क्योंकि इसमें 70% सदस्य कैसे आ रहे थे आपको, निर्वाचन से आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डल सकता था विधान परिषद का यहां पर। तो इन्होंने क्या किया कि भले आप बजट को रिजेक्ट कर दो, लेकिन जो गवर्नर था वह अपनी अनुमति से क्या कर सकता था, पारित कर सकता था इसको, बजट को, या किसी भी आपका जो बजट संबंधी प्रश्न है उसको स्वीकृति दे सकता था गवर्नर, बिना किसी अनुमति के भी पारित कर सकता था। विधान परिषद में किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता था, परंतु गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना। जैसे अभी आप आज की डेट में देखोगे, यदि आपको धन विधेयक प्रस्तुत करना है लोकसभा या राज्यसभा में, कहीं भी आप प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के वह विधेयक विधेयक आपका प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है सदन के अंतर्गत। ठीक है, ऐसी व्यवस्था यहां पर पुरानी थी कि कोई भी विषय चाहे तो जो आपके विधान परिषद है, जो लोग हैं, जो चुनिंदा लोग आए हैं वहां पर, वो चाहे किसी भी विषय के ऊपर गवर्नर से चर्चा कर सकते थे या विधान परिषद के अंतर्गत आपका प्रस्ताव ला सकते थे, लेकिन उन्हें गवर्नर की पूर्व अनुमति जरूरी थी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां पर फिर से अंग्रेजों ने अपने हितों का ध्यान दिया। अगला, गवर्नर प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता था और अध्यादेश जारी कर सकता था। अगर ये लोग कोई भी प्रस्ताव दे भी रहे हैं, कार्यकारिणी परिषद का गवर्नर देख रहा है कि नहीं, उसे ऐसा नहीं करना है, तो अस्वीकार कर सकता था और अध्यादेश के माध्यम से वह नए कानून भी बना सकता था, जिसमें उसे किसी भी कार्यकारिणी परिषद, किसी विधान परिषद की जरूरत नहीं थी। तो ये आपको एक रूपरेखा समझना है कि जब इस तरीके से कमजोर कानून के अंतर्गत भारत में क्रमिक सरकार, वो भी उत्तर, पूरी स्वतंत्रता नहीं, क्रमिक तरीके से भी आपकी केवल अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाने की जब बात की गई और उसका जो पहला स्टेप आपका उठाया गया वह 1919 के अधिनियम के साथ में उठाया गया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया का जो पहला स्टेप उठाया गया या संविधान की मांग का जो आपको पहला स्टेप उठाया गया, वह आपका पहला स्टेप उठाया गया 1919 के अधिनियम के बाद में उठाया गया। तो आपको यहां पर समझना है कि जब आपका संविधान निर्मित हो रहा था उसमें 1919 का अधिनियम पहली नींव डाल रहा था, लेकिन इसका ब्रिटिश की तरफ जो झुकाव था वो झुकाव इसके विरोध का कारण बना। भले 1921 में इसको लागू कर दिया कि इसका विरोध होता रहा, और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस कमीशन की समीक्षा के लिए या इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा, तो उस वैधानिक आयोग जो बनाया गया, जो 10 साल बाद आना था, उसका नाम था साइमन कमीशन। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं साइमन कमीशन, हालांकि आपका अलग से है, लेकिन चूंकि इसका जो आधार है वो 1919 का अधिनियम है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें इसको बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे अगर गौर से, तो 1919 अधिनियम में प्रस्तावित वैधानिक आयोग था। इसका प्रस्ताव कब किया गया था? 1919 के अधिनियम में। 10 वर्ष के बाद भारत में नवीन संविधान की संभावना की समीक्षा हेतु इसका गठन किया गया था। कुल मिला के साइमन कमीशन को इसलिए लाया गया था कि वो तलाश सके कि क्या भारत और भारतीय एक संविधान के अंदर बंध के रह सकते हैं, क्या भारत और भारतीय अपना संविधान कुछ बना सकते हैं। लेकिन भारत में इसका घोर विरोध हुआ। 7 सदस्यीय आयोग 1927 में भारत आ गया। अब भारत में जब ये आया तो इसका जब घोर विरोध हुआ तो इसी समय लाला लाजपत राय को लाठी लग गई थी और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब इसका विरोध क्यों था वो भी समझ लीजिए। पहली बात, इसके पहले के जो आपने अधिनियम बनाए हैं, ये जो 1919 का अधिनियम जिसमें आप बोल रहे हो कि आप उत्तरदायी शासन देने वाले हो, उसी में तो आपने पूरा का पूरा जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों की तरफ झुका दी। ठीक है, ऊपर से अब भारतीयों के लिए आप संविधान खोज रहे हो और उसमें भी जो लोग भारतीय संविधान की संभावना तलाश रहे हैं उसमें एक भी भारतीय नहीं, सारे अंग्रेज हैं। तो अब इसका पुरजोर विरोध होना शुरू हो गया। विरोध के बीच भी 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। सन याद रखना सबके सब, 7 सदस्य, ध्यान रखना पूरा। ठीक है, तो 1930 में आपके क्या आई रिपोर्ट आई। इसका क्या हुआ, इसके अंतर्गत प्रांतों को स्वायत्तता देगी। अब इनको इतने टाइम में ये समझ में आ गया कि भारत में ऐसे टिक पाना आसान नहीं है, तो यहां से प्रांतों को जैसे ही स्वायत्त, प्रांतों को स्वायत्तता से मतलब क्या है कि आप जैसे चाहे वैसे रहो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भले आप एक संघ में सबको मानना चाहो, लेकिन अगर प्रांतों के पास खुद की आजादी, तो खुद की आजादी कौन छोड़ देगा। कुल मिला के अंग्रेजों ने यहां से अपना दिमाग चलाया कि जब प्रांतों को अधिकार अधिक मिल जाएंगे तो वो संघ में शामिल नहीं होंगे, और जब तक एक निश्चित संघ स्थापित नहीं हो जाएगा तब तक हमें भारत से जाना नहीं पड़ेगा।
तो इन्होंने प्रांतों को स्वायत्तता दे दी। द्वैध शासन की समाप्ति, बोले एक ही सिफारिश, द्वैध शासन की समाप्ति कर दो, जो प्रांत है वहां पर द्वैध शासन मतलब को वहां से हटा दो। राज्यों की सरकार को और विस्तारित कर दो। ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना करो, एक ऐसा संघ बनाया जाए आपका सारे स्टेट्स वगैरह को मिलाकर, जो आपका ब्रिटिश भारत संघ जो 1935 के अध्ययन में अभी बताऊंगा। सांप्रदायिक निर्वाचन को अभी आप जारी रखो, इसको ये मत हटाओ, ये जुड़े रहें, ये बात कही गई। और केंद्र में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का अनिश्चितकालीन स्थगन कर दो। और इन्होंने ये कह दिया कि चूंकि भारत में इतना विरोध हो रहा है, तो केंद्र में जो आप एक ऐसी सरकार बनाने जा रहे थे इस अधिनियम के तहत, जो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी, एक टेम्पररी गवर्नमेंट होगी, भारतीयों द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट होगी, आप ऐसी कोई गवर्नमेंट ना बनाए। इसको तुरंत एक अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया, आपका स्थगित कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपकी ये जो पहली क्लास है, आपकी पहली क्लास यहां पर आज हो जाती है समाप्त, जो मैंने अभी आपको आपकी पहली क्लास कर दी है, रिकॉर्ड कर दी है। आज ही मैं आपको 1935 ही बता दूंगा, फिर अपनी अगली क्लासेस जो रहेंगी वो संविधान सभा की रहेंगी। अब थोड़ा सा आप मुझे जरूर लास्ट में बता देना कि अगर आपको 1773 से 1947 तक एक्ट पढ़ना है तो उस परिस्थिति में आप मुझे कमेंट्स में बता देना, तो आपके कोर्स में वो भी मैं आपको ऐड कर दूंगा। ये हमारी डेमो क्लास थी। अगर आपको ये क्लासेस रेगुलर चाहिए, इस तरीके के नोट्स आपको पूरे चाहिए 2020 की तैयारी करने के लिए, तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। पहले 100 यूजर्स को हम 500 रुपए का रिफंड दे रहे हैं केवल प्रीलिम्स के साथ में, और जो प्री और मेंस दोनों साथ में ले रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम 1000 का रिफंड दे रहे हैं। बाकी डिटेल आपके सामने कॉन्टेक्ट नंबर को कॉन्टेक्ट करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ये ले सकते हैं। पहली क्लास आपकी आज होती है, ये डेमो क्लास थी। इसके बाद में सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन के अंतर्गत ही रहेंगी। इस यूनिट की सारी क्लास अंदर रहेंगी। अब अगले यूनिट की डेमो क्लास में आपको दिखा दूंगा जो हमारे प्रीलिम्स में चलना है। जय हिंद, जय भारत।